नमस्कार, गुड न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शहला निगार। नमस्कार, मैं हूं राहुल गुप्ता। गुड न्यूज इंडिया एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं देश भर से सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। जी हाँ, तो तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे के लिए नेगेटिव खबरों से दूर जाने के लिए, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपको ऐसी खबरें दिखाते हैं जो बताती हैं कि इस देश में बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है, लेकिन शायद उसकी जानकारी आप तक नहीं पहुँच पा रही है। तो चलिए आइए जानते हैं क्या है खास आज के कार्यक्रम में। शैला, बिल्कुल, आज हम आपको मिलवाएंगे रॉबिन हुड आर्मी से जो गरीबों तक भोजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ साची सोनी से भी आपको मिलवाएंगे, जिनके बुलंद हौसलों के आगे पहाड़ भी नतमस्तक हो गया है। लेकिन कार्यक्रम में और भी बहुत कुछ होगा, तो चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। देखते हैं गुड न्यूज इंडिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त हम खड़े हैं दिल्ली की शान इंडिया गेट पर, और एक साल पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जब यहाँ पर मनाया गया था, क्या भव्य आयोजन यहाँ पर किया गया था। शैला, एक साथ करीब 36,000 लोगों ने योग कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो क्या उत्साह देखा गया था पिछले साल यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर। राहुल, वही उत्साह आज भी है, इस बार के योग दिवस पर भी है। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा राहुल कि उससे भी ज्यादा उत्साह इस बार है। तमाम नौजवान योग को अपना रहे हैं, और तो और धर्म और मजहब की दीवारें तोड़कर भी लोग योग अपना रहे हैं। योग, अपने आप को जानने की कला। योग, अपने शरीर को पहचानने की कला। योग, शरीर को आत्मा से जोड़ने का जरिया। जिस तरह भारत की सीमाओं को तोड़कर योग पूरी दुनिया में फैला है, उसी तरह योग धर्म की दीवार को लांघकर पूरी दुनिया को एक भी कर रहा है। रमजान के पवित्र मौके पर नमाज और योग का साथ साथ होना कुछ इसी बात को साबित करता है। ये तस्वीरें हैं गुजरात के अहमदाबाद के अंजुमन इस्लाम स्कूल की। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने एक बार फिर से आम लोगों को मौका दिया है योग को अपनाने का। और ये उत्साही लड़कियां भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों में जुटी हैं। ये 21 जून को योग दिन आ रहा है और हम सभी लोग योग करते हैं, जिससे स्वास्थ्य अपना अच्छा रहता है। और हम सब जानते हैं कि योग से बहुत ही अच्छे फायदे होते हैं, और हमें योग करना ही चाहिए। और ये योग जो है वो किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। ये छात्राएं हर रोज अपने दिन के 30 मिनट का समय योग को देती हैं, और हर रोज योगासनों का संजीदगी से अभ्यास भी करती हैं। खासकर उस वक्त जब ये रमजान का महीना है और इन सभी ने रोजा रखा है। छात्राओं का कहना है कि योग अभ्यास से वास्तव में अब वे ज्यादा ऊर्जावान महसूस कर रही हैं। और योग बहुत फायदेमंद है। रमजान महीने में कितने योग छोड़ देते हैं, बट आई थिंक योग करना चाहिए। स्कूल के योग शिक्षक भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि योग स्वस्थ शरीर के लिए मुफीद व्यायाम है, जिसका किसी भी विशेष धर्म से संबंध नहीं है। योग करने से कभी नुकसान नहीं होता, फायदा ही होता है बॉडी में। तुम्हारे चयापचय की क्रिया है, तुम्हारे स्नायु है वो मजबूत होते हैं, तुम्हारा स्ट्रेचिंग जो तुमको कभी सारी जो आने वाली बीमारियों से बचाता है। रमजान होने के बावजूद भी हमारे लड़के लड़कियों को मैं योग कराता हूँ, और करते हो दिल से करते हैं। योग व्यायाम से न केवल शरीर चुस्त और दुरुस्त रहता है, बल्कि आधुनिक युग की व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन शैली से जुड़ी समस्याओं का भी प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में ये बेहद उपयोगी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि योग से काफी फायदे हैं। गुड न्यूज इंडिया, डीडी न्यूज, अहमदाबाद। राहुल, सौहार्द का पैगाम देती ये लड़कियां
मिसाल बनी है उन लोगों के लिए जो लोग धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम करते हैं। जी हाँ, ऐसी ही कुछ शैला मिसाल पेश करने की आवश्यकता है अपने आसपास होते खाने बर्बादी को रोकने के लिए। कितनी बार हमने देखा है शैला, जब शादियां होती हैं तो खाना बड़ी मात्रा में बर्बाद होता है, ना सिर्फ शादी समारोह में बल्कि आपके आसपास रेस्टोरेंट को देख लीजिए, रेस्टोरेंट के बाहर कई बार बर्बाद होते खाने को देखकर पीड़ा होती है। काश कोई ऐसा तरीका होता, काश हम लोग ही कुछ ऐसा कर पाते कि बर्बाद होते खाने को किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचा पाते। लेकिन राहुल, अब ऐसा होना शुरू हो गया है। तमाम लोग इसके लिए आगे आए हैं, जो रेस्टोरेंट्स में बचा हुआ खाना, शादी बारातों में बचा हुआ खाना उन लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं जो वाकई इसके हकदार हैं, जो वाकई ज़रूरतमंद हैं। हम अक्सर सड़क किनारे लोगों को भीख मांगते देखते हैं, जिसे देखकर दिल दर्द से भर उठता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर शादी ब्याहों, पार्टियों और होटलों में हर दिन अनाप शनाप खाना बच जाता है और फेंक दिया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इस भोजन का सही इस्तेमाल किया जाए तो शायद किसी को भी भूखा ना सोना पड़े? कुछ इसी सोच के साथ काम कर रहे ये हैं रॉबिन हुड आर्मी के स्वयंसेवक। ये सभी अपनी रोजमर्रा की आजीविका के लिए अलग अलग कंपनियों में कार्यरत हैं, लेकिन इनमें समाज सेवा का जज्बा ऐसा कि हफ्ते में कम से कम एक दिन गरीब और जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाना अब इनकी आदत बन गई है। हम लोग सब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं। हमारा सैलरी हमें मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये हम बस सेवा भाव से हफ्ते में एक दो बार जब समय मिले तब हम लोग ये काम करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम बीच में एक माध्यम बन गए हैं खाने का एंड देन उन लोगों तक पहुंचाने का जिनको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इन सभी ने दिल्ली के अलग अलग होटलों से टाई अप कर रखा है, जो अपने यहाँ का बचा हुआ खाना इन लोगों को सौंप देते हैं। इन सभी का अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें शहर के कई बड़े छोटे होटल और रॉबिन हुड फाउंडेशन के वॉलंटियर्स शामिल हैं। ये होटल मालिक अपने यहाँ के बचे हुए खाने की जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं, जिसे ये वॉलंटियर्स इकट्ठा करके गरीब लोगों तक पहुँचाते हैं। संडे के संडे ऐसे खाना प्रोवाइड करते हैं और हमें खुद भी ये देना अच्छा लगता है। इसके एज ए ह्यूमैनिटी एक जैसे ये लोग भी काम कर रहे हैं, नोबल कॉज है इसके पीछे, तो हमें भी अच्छा लगता है देना कि हम लोगों का थोड़ा सा एक हमारे एफर्ट के अगर किसी को किसी ज़रूरत पूरी जाती 2 टाइम का खाना मिल जाता है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर दिन कई टन खाना बर्बाद हो जाता है। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो शायद देश का कोई व्यक्ति भूखा न रहे। ये सभी वॉलंटियर्स मिसाल हैं इस बात के कि अगर आपके मन में कुछ अच्छा करने की चाहत है तो उसके लिए आपका धनवान होना जरूरी नहीं। आप बस कदम बढ़ाइए, कारवां खुद ही बनता चला जाएगा। शहला निगार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। माशाल्लाह, ये देख के अच्छा लगा कि व्हाट्सएप का इतना पॉजिटिव इस्तेमाल भी हो सकता है। चलिए यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। लेकिन ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तब आपको मिलवाएंगे जयपुर की साची सोनी से, जिनके हौसले को हम सभी सलाम कर सकते हैं। आत्मविश्वास की नई ताकत सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के साथ। दो साल का सफर है, नई राह नई डगर है, इंतजार ना कोई फिकर है, विकास की नई लहर है। क्लिक क्लिक से आती है पेंशन, क्लिक क्लिक से जाती है टेंशन, क्लिक क्लिक से साइनिंग शेयरिंग, क्लिक क्लिक से बढ़ती बैंकिंग, क्लिक क्लिक से आती सुविधा, क्लिक क्लिक से जाती दुविधा, क्लिक क्लिक से घटा फासला, क्लिक क्लिक से बड़ा हौसला। क्लिक से क्लिक मिलता रहेगा, इंडिया आगे बढ़ता रहेगा। 2 साल से हर काम ऐसे ही तो करता है इंडिया। अपलोड डाउनलोड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ट्वीकिंग ट्रैकिंग ब्रॉडबैंड बैंडविड्थ साइन इन साइन ऑन लाइक कमेंट शेयर ASAP राइट नाउ। 2 साल का सफर है, नई राह नई डगर है, इंतजार ना कोई फिकर है, विकास की नई लहर है। डिजिटल इंडिया, पावर टू एम्पावर। मैं प्रतिदिन योग करती हूँ। योग ने मेरा सम्मान और आत्मविश्वास बढ़ाया है। आप भी योग अपनाएं, स्वास्थ्य सनन और ऊर्जावान रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग संभावनाओं को
को संभव बनाए। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज इंडिया। राहुल, महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा के, अपनी सफलता के झंडे गाड़ रही हैं। चाहे बात स्पोर्ट्स की हो या फिर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की, हर जगह महिलाओं ने अपनी प्रतिभा से, अपनी हौसले से अपना लोहा मनवाया है। और इसी कड़ी में राहुल, अब नाम आया है जयपुर की साची सोनी का। जी हाँ, महज 20 साल की उम्र में उन्होंने 2013 में एवरेस्ट पर तिरंगा फहरा दिया था। हम लोग तो चौथे मंजिल पर घर हो, लिफ्ट खराब हो जाए तो सांसें फूल जाती हैं, लेकिन ये देखिए छोटी सी उम्र में वो दुनिया की 20 चोटियों पर फतह कर चुकी हैं। और जो अगला लक्ष्य उनका है वो भी काफी हैरान कर देने वाला है। क्या है लक्ष्य, आइए देखते हैं। तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें उठे, आशाएं खिले दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। जिस उम्र में बच्चे का दिमाग सही से विकसित भी नहीं हो पाता, भारत की इस बेटी ने माउंटेनियरिंग करनी शुरू कर दी और युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते इन्होंने जो कुछ कर दिखाया वो किसी भी पर्वतारोही के जीवन का सपना होता है। ये कहानी है राजस्थान की बेटी साची सोनी की, जिसने छोटी सी उम्र में बड़ी कामयाबी हासिल की है। इनकी क्षमताओं, जज्बे और जुनून की बुनियाद पर खड़ी इनके सफलता की कहानी के पीछे इनका अथक परिश्रम भी है। 20 साल की उम्र में साची ने हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर भारत का झंडा फतेह किया। साची ने 7 साल की उम्र में माउंटेनियरिंग की शुरुआत की और फिर कभी वापस मुड़कर नहीं देखा। अब तक वो अलग अलग देशों में 20 चोटियों पर चढ़ चुकी हैं। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं और साची का पहाड़ों के प्रति प्रेम बचपन से ही दिखने लगा था। बच्ची इस कदर जुनूनी थी कि 7 साल की उम्र में ही बिना कोई गलती किए माउंटेनियरिंग की बारीकियां सीखने लगी। मैं 7 वर्ष की थी जब मेरा सबसे पहली बार पहाड़ों से जब मैंने मुलाकात की थी। तब मैंने कभी सोचा ना था कि मैं ऐसा कुछ बड़ा क्लाइंब करूंगी या कुछ, बस मुझे लकड़ी की खपच्चियाँ पहन के बर्फ़ पे दौड़ने में मज़ा आता था। एंड देन फिर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए 2013 में। उसके बाद मेरा मिशन शुरू हुआ कि मैं 7 महाद्वीप की, 7 कॉन्टिनेंट्स की सारी 7 हाईएस्ट चोटियाँ चढ़ूंगी, जिसमें से मैं अभी तक 4 कर चुकी हूँ। साची ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से माउंटेनियरिंग के लिए एडवेंचर, बेसिक और एडवांस्ड कोर्स कर रखा है। वो फिलहाल भारतीय जनसंचार संस्थान से पोस्ट डिप्लोमा कोर्स पूरा करने वाली हैं। संस्थान उनकी इस उपलब्धि से खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। साची एक अच्छी स्टूडेंट भी रही है और साची ने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी जो है इंस्टीट्यूट को काफ़ी, संस्था को नाम दिया है और बहुत मेहनती है और बहुत ईमानदारी से अपने मिशन में लगी है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में साची अपने लिए, संस्था के लिए और समाज और पूरे देश के लिए एक गौरव होगी। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साची देश के लिए नाम कमाएगी। साची सोनी ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे युवा भारतीय महिला होने का रिकॉर्ड बना चुकी हैं।
फिलहाल सांची न सिर्फ पहाड़ों की ऊंचाइयां नापना चाहती है, बल्कि वो इससे जुड़े किसी भी चुनौतीपूर्ण अभियान का हिस्सा बनना चाहती है। शायद यही वजह है कि आने वाले दिनों में सांची लद्दाख में -10 डिग्री के तापमान पर 111 किलोमीटर की ला अल्ट्रा रेस में दौड़ लगाएंगी। इसी साल अगस्त में लद्दाख की ला अल्ट्रा रेस में भाग लेने के लिए 9 देशों से 20 लोग जा रहे हैं, जिनमें से 10 भारत के हैं और सांची इसमें एकमात्र महिला प्रतिभागी है। इसमें सांची का साथ दे रही हैं उनके ट्रेनर डॉक्टर रजत चौहान। अगर सांची इसमें सफल हो जाती है तो वो ये प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन जाएंगी। नई दिल्ली से गुड न्यूज इंडिया के लिए विकास पाल सिंह के साथ नम्रता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वाह राहुल, कह सकते हैं कि सांची सोनी मिसाल बन गई हैं, प्रेरणा बन गई हैं उन महिलाओं के लिए जो महिलाएं अपने आप को दूसरों से कम समझती हैं। ऐसे ही मिसाल पेश की है मिर्जा सलमा बेग ने। वो देश की पहली महिला गेटमैन है। गेटमैन यानी वो लोग जो रेल के आने के बाद फाटक को बंद करते हैं, खोलते हैं, ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। लेकिन उन्होंने देश की पहली महिला गेटमैन बनकर देश का नाम रोशन किया है, महिलाओं के सामने एक मिसाल पेश की है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इस काम को करने के लिए उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा राहुल, बहुत सारे उन्हें ताने सुनने पड़े, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हौसले के दम पर आज भी वो ये काम कर रही हैं। महिलाएं किसी से कम नहीं। बदलते वक्त में महिलाएं हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। चाहे वो हजारों टन वजनी रेल को चलाना हो या उस रेल को रास्ता दिखाना। कुछ ऐसा ही किया है मिर्जा सलमा ने। मिर्जा सलमा बेग, जो देश की पहली महिला गेटमैन हैं। गरीब मुस्लिम परिवार से आने वाली सलमा लखनऊ के मलहौर रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी कर रही हैं। दरअसल सलमा के पिता गेटमैन की नौकरी करते थे, लेकिन पिता के रिटायर होते ही परिवार की माली हालत खराब हो गई। परिवार का खर्च पिता की मामूली पेंशन से चल नहीं पा रहा था। सलमा की मां भी लकवाग्रस्त हैं। ऐसे में सारी जिम्मेदारी सलमा पर आ गई। काम तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि ये लीवर और गेट उठाना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि जब गेट खोलते तो पूरी ताकत लगती है और जब लीवर खींचते तो और ज़्यादा मेहनत पड़ती है। लेकिन अब धीरे हर चीज़ काम करते हर चीज़ आ जाती है, तो लेकिन स्टार्टिंग में बहुत तकलीफ हुई, कभी कभी हाथों में दर्द भी होता था, पेट में भी पेन हो जाता था। जब परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा तब सलमा ग्रेजुएट भी नहीं थी। उनकी बहन भी स्कूल में पढ़ रही थी, लेकिन खुशकिस्मती से रेलवे में ऐसा प्रावधान है कि रेलवे कर्मचारी की जगह परिवार का दूसरा सदस्य उनकी जगह नौकरी कर सकता है। लेकिन लड़की होने के कारण सलमा के लिए रास्ता आसान नहीं होने वाला था। भारतीय रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक सलमा ने महिला होने के नाते कभी विशेष सुविधाओं की मांग नहीं की। भारत में जैसे पुरुष गेटमैन के रूप में काम करते हैं, उसे सलमा ने बखूबी अंजाम दिया है। जो गेट कीपर का कार्य होता है वो एक डिफ़िकल्ट वर्क है, क्योंकि जो हमारा गेट कीपर है उसकी कार्यप्रणाली से ट्रेनों के आवागमन की सुरक्षा भी प्रभावित होती है। तो उसको ट्रेनों के आवागमन की संरक्षा सुनिश्चित करना है कि हमारा सेफली ट्रेन ऑपरेशन चलता है। साथ ही साथ उसको जो हमारा रोड ट्रैफिक होता है उसके जो पब्लिक वहाँ पर रहती है, ड्राइवर्स होते हैं, उन्हों से भी डील करना होता है। तो ये चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन उन्होंने इस कार्य को स्वीकार किया और उन्होंने जो लखनऊ मंडल है, हमारे मंडल में इससे पहले कोई महिला कर्मचारी ने ये कार्य नहीं किया, ये पहली महिला कर्मचारी हैं। उन्होंने ये कार्य स्वीकार किया और गेट पर अपना कार्य वो बखूबी कर रही हैं। कुछ मजबूरी और कुछ विश्वास के साथ जनवरी 2013 में गेटमैन के रूप में सलमा ने नौकरी शुरू की। शुरुआत के दिन अच्छे नहीं थे। जब स्थानीय एजेंसी में ट्रेनिंग लेने गईं, तो वहां के इंस्ट्रक्टर से लेकर हर कोई हैरान था। लेकिन सलमा ने उनके इस हैरानी को अपने हौसले में बदला और नतीजा आज एक नई मजबूत इरादों वाली सलमा आपके सामने है। गुड न्यूज इंडिया के लिए लखनऊ से उमाशंकर दुबे की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और गुड न्यूज इंडिया में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन अच्छी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए गुड न्यूज इंडिया। काका, हाँ बेटा, ये जश्न कैसा? आज इस गांव को 4 चांद लग गए हैं। कैसे? ये सब कृष्णा का कमाल है।
अब हम पूरी दुनिया से जुड़ गए हैं इंटरनेट के जरिए। सच? वो देखो, डिजिटल इंडिया के तहत रोजमर्रा के छोटे बड़े काम गांव-गांव से हो सकते हैं। ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक कराना, आधार कार्ड या पासपोर्ट बनवाना, पैन कार्ड की अर्जी भरना, जमीन के कागजात या जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना। एक और खुद का सेंटर चलाने का अवसर मिला और दूसरी ओर लोगों को रोजगार। लेकिन इस सेंटर को चलाता कौन है? कृष्णा। अरे भाई, ये कृष्णा कौन है? गांव की प्रगति का श्रेय जाता है हमारी प्यारी बिटिया कृष्णा को। डिजिटल इंडिया, पावर टू एम्पावर। कि जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज इंडिया। राहुल, वैश्यावृत्ति एक ऐसा दलदल है जिसमें कोई महिला अगर एक बार फंस जाती है तो उसका दोबारा निकल पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है, और अगर वो निकल भी जाती है तो समाज उसे स्वीकृत नहीं कर पाता है। ऐसे में आज ज़रूरत है इस सोच में बदलाव लाने की, ताकि उन महिलाओं को उनका हक मिल सके और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। जी हाँ, काम मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है, और वाराणसी के अजीत सिंह ने ये साबित भी किया है अपनी संस्था गुड़िया संस्था के द्वारा। पिछले 23 साल से शैला ये संस्था काम कर रही है और सैकड़ों महिलाओं को वेश्यावृत्ति के जंगल से बाहर निकाल भी चुकी है, और उनका काम वाकई में काफ़ी अच्छा है, और इस काम की वजह से उनको ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी पहचान मिली है। देह व्यापार एक ऐसा दलदल है जिसमें अगर कोई महिला फंस जाए तो ना सिर्फ उसका जीवन बर्बाद हो जाता है बल्कि उसके बच्चों को भी तमाम मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। निराशाजनक बात यह है कि समाज भी ऐसी महिलाओं और बच्चों के लिए अपने दरवाजे खोलने के लिए तैयार नहीं दिखता। लेकिन वाराणसी के अजीत सिंह ने जो बीड़ा उठाया है वो आशा की एक किरण भी दिखाता है। अजीत सिंह गुड़िया संस्था के जरिए देह व्यापार में फंसी महिलाओं और बच्चों का जीवन बदल रहे हैं।
गुड़िया संस्था के निदेशक अजीत सिंह ने 1994 में बाल देह व्यापार व देह व्यापार के लिए लड़कियों की तस्करी रोकने के लिए इस संस्था की शुरुआत की। अभी हाल ही में गुड़िया संस्था ने इलाहाबाद में बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए कई लड़कियों को छुड़ाया है। जो मानव तस्करी से रोकने के लिए जो गुड़िया का जो पूरा अप्रोच है वो एक बहुआयामी है। इसमें हम लोग रेड लाइट एरिया में बच्चों के शिक्षा के अलावा उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग, उनको जीविकोपार्जन के लिए, उनके पुनर्वासन के लिए हम लोग काम करते हैं। और उसके अलावा हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन भी करते हैं, बंधक बनी बच्चियों को छुड़ाते हैं, उनकी लीगल इंटरवेंशन करते हैं पूरा। उसके बाद हम लोग उनको घरों तक पहुंचाना, उनको स्थापित करने का काम करते हैं, पुनर्वासित करते हैं। और इसी क्रम में हम लोग रोकथाम के लिए गांव में महिला मंडल का भी निर्माण करते हैं। एक बार लड़कियों को देह व्यापारियों के चंगुल से बचा लेने के बाद भी इनका काम यहीं खत्म नहीं होता। ये लड़कियों की शिक्षा और ट्रेनिंग का जिम्मा भी बखूबी संभाल रहे हैं। स्कूल खोलने के लिए जगह नहीं मिली तो क्या हुआ, इन्होंने गंगा मैया के छाव में नाव पर ही स्कूल खोल दिया, जहां बच्चे बड़े चाव से खेल के माध्यम से पढ़ाई करते हैं। यहाँ पे आने पे जैसे खेल में पढ़ाई होता था, उसका गेम में, खेल में, हर चीज से जैसे भी आपको पसंद हो। इनके यहाँ जीवन की नई ऊर्जा पाकर बच्चे भी निराश नहीं कर रहे हैं। कोई टीचर तो कोई इंजीनियर बनकर इनका नाम रोशन कर रहा है। सच, किसी का जीवन इस कदर बदल देना वाकई परम परोपकार से कम नहीं है। और गुड़िया संस्था के इसी काम की वजह से इन्हें न सिर्फ देश विदेश में पहचान मिली है, बल्कि कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। वाराणसी से दीपक गुप्ता की रिपोर्ट, गुड न्यूज इंडिया के लिए। राहुल, कार्यक्रम के अंत में बात हमारे दर्शकों के ईमेल्स की कर लेते हैं। बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं। जी हाँ, ढेरों ईमेल्स हमें आए हैं। सभी ईमेल्स को तो शामिल करना संभव नहीं है, लेकिन कुछ ईमेल्स हैं जो हम आपको जरूर दिखाना चाहेंगे। आइए देखते हैं क्या कुछ लिखा है हमारे दर्शकों ने हमारे कार्यक्रम के बारे में। मोहम्मद तनवीर आलम जयपुर से लिखते हैं, मुझे ये कार्यक्रम दूसरों की मदद के लिए प्रेरित करता है और इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। कानपुर से अमरीश लिखते हैं, चिड़िया की खबर ने बचपन की याद दिला दी। ये कार्यक्रम मनोरंजक लगा, साथ ही जागरूक भी कर रहा है। संजय पंत चंडीगढ़ से लिखते हैं, मुझे आपका कार्यक्रम काफी अच्छा लगता है। सच कहूं तो मैं डीडी न्यूज ज्यादा नहीं देखा करता था, लेकिन आपका शो देखने के बाद लगा कि आप लोग कुछ अलग कर रहे हैं। आपका शो न सिर्फ सकारात्मक प्रेरणादायक खबरें देता है, बल्कि उन लोगों के काम के बारे में भी बताता है जो दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं। गुड न्यूज इंडिया दूसरी तरह की खबरों की दुनिया से हमें राहत दिलाता है। हिमानीपुरी लिखती है आगरा से, बहुत बढ़िया एपिसोड, इसे जारी रखें। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। अपने इस अच्छे प्रोग्राम को निरंतर जारी रखें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इतने उत्साहजनक ईमेल्स लिखने के लिए। यकीन मानिए आपके जो 2 या 4 लाइनें आप लिखते हैं हमारा ढेरों उत्साहवर्धन ये करते हैं। आप भी ज़रूर हमारे इस कार्यक्रम में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखना चाहेंगे तो आपका स्वागत है ddgoodnewsindia@gmail.com। ये ईमेल आईडी है जो आप नीचे देख सकते हैं। इस ईमेल आईडी पर ज़रूर अपना फीडबैक हमें दें। और दर्शक मित्रों, आप भी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। बहुत आसान है, हम आपको बताते हैं कैसे। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कुछ गुड न्यूज़ है, कुछ अच्छी खबरें हो रही हैं, तो आप हमें लिख सकते हैं। आप उसके वीडियो बनाकर भी हमें भेज सकते हैं। हमारी टीम उसका आकलन करेगी और अगर ये हमारे मानकों पर सही पाए जाते हैं तो हम आपसे वादा करते हैं कि इसे हम अपने कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे। फिलहाल हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।